brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल का ये ट्वीट देख रहा था और हनुमान बेनीवाल के ट्वीट के ऊपर बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि हरीश चौधरी के ऊपर आप हमला कर रहे हो। हनुमान बेनीवाल ने प्रजापति इनकाउंटर केस में केवल इस मामले को उठाया था, मगर कमलेश प्रजापति इनकाउंटर मामले को सीबीआई जांच के लिए अशोक गहलोत ने दिया था। अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच के लिए क्यों दिया था पता नहीं। भौरी देवी जैसे कांड बहुत सारे हुए हैं राजस्थान में, मगर उस सीबीआई जांच को नहीं दिए गए थे। कमलेश प्रजापति इनकाउंटर भी सीबीआई के देने लायक था या नहीं पता नहीं, मगर उसी दिन से हरीश चौधरी अशोक गहलोत से खफा हो गए थे और कहा जाता है कि हरीश चौधरी एक बड़े नेता के रूप में दिल्ली में स्थापित हो रहे थे। यह भी एक वजह हो सकती है, मगर उस दिन के बाद से जो संबंध बिगड़ा हरीश चौधरी और अशोक गहलोत का, वो बन नहीं पाया, वो बन भी नहीं सकता है, क्योंकि हरीश चौधरी का मानना है कि इस एनकाउंटर में मेरा कोई रोल नहीं था। मगर अगर हरीश चौधरी का रोल नहीं था तो फिर ये सीबीआई जांच को सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने क्यों दिया, ये भी क्या कोई सियासी मसला था पता नहीं। मगर कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी को सेट करने की व्यवस्था पहले भी की गई थी, अब भी की गई है, आगे भी की जाएगी। और वहाँ पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हरीश चौधरी पश्चिमी राजस्थान के एकमात्र बड़े नेता के रूप में कांग्रेस में तेजी से उभर रहे हैं, जहां पर अशोक गहलोत का गुट, जिसमें मेवाराम भी हैं और बहुत सारे नेता हैं, वो हरीश चौधरी को ठिकाना लगाना चाहते हैं। मगर हरीश चौधरी अपने सौम्य विचार और अंदर के कट्टरपन से एक बड़े नेता के रूप में उभरते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अशोक गहलोत और उनका गुट नेपथ्य में जाता जा रहा है। एक वजह इसकी भी हो सकती है। मगर क्या जब कोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ, 2 आईपीएस के खिलाफ मामला बनता है और जांच हरीश चौधरी की भी की जाए, तो अशोक गहलोत का दिया गया ये गिफ्ट क्या बीजेपी लपक कर परेशान भी कर सकती है हरीश चौधरी को, पता नहीं। क्योंकि सीबीआई और ईडी के बारे में ये कांग्रेसी ही आरोप लगाते रहते हैं। जब ऐसी भावना है कांग्रेसियों की, तो फिर पता नहीं सीबीआई जांच के लिए क्यों दिया गया। अब कम बोला जाए, ज़्यादा समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पर मैं देख रहा था राजेंद्र राठौड़ को। राजेंद्र राठौड़ भी अपने अतीत से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। एक शानदार राजनेता जिसने कभी जाति की राजनीति नहीं की। मैं हमेशा से कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, जिनके एक तरफ दिगंबर सिंह जाट नेता बैठते थे और दूसरी तरफ धर्मपाल चौधरी बैठे रहते थे, ऐसे कई जाट नेता बैठे रहते थे। आखिरकार जातिवाद की भेंट चढ़े और राहुल कसवा जो एक शानदार नेता हैं, उनके हाथों जातिवाद की आंधी में इन्हें शिकस्त मिल गई। उस शिकस्त को ये भूल नहीं पाते हैं। उसी को जीने के लिए फिर से इन्होंने चूरू में बड़ी रैली की। मगर ये भी क्या कोई विवाद का विषय है कि राजेंद्र राठौड़ पॉपुलर नेता हैं या फिर राजेंद्र राठौड़ एक शानदार राजनेता नहीं है? वो हैं। उनके लिए जो भीड़ आई थी, वो भीड़ कभी भी राजेंद्र राठौड़ ला सकते हैं। वो उन 2-4 नेताओं में शामिल हैं जिनकी मेहनत की बदौलत बीजेपी सरकार बनी है। मगर वक्त का पहिया है, कभी उल्टा भी घूम जाता है। 3 महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे और देख लेना, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सुना आपने, दिलदार राजनेता है राजेंद्र राठौड़।
और इनकी शानदार राजनीति पर किसी को शक भी नहीं है, मगर कई बार दांव उल्टे पड़ जाते हैं। इस बार तारानगर में दांव उल्टा पड़ गया। वैसे देखा जाए तो इस झगड़े में दोनों का नुकसान हुआ है। अगर राहुल कसवा इस बार चुनाव बीजेपी से जीतते और वो जीतते, अगर बीजेपी से भी लड़ते तो केंद्र में मंत्री भी होते। राजेंद्र राठौड़ अगर जीतते तो मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम मंत्री तो होते ही। मगर झगड़ा हमेशा दोनों ही झगड़ने वाले को नुकसान करती है, केवल एक को नहीं। एक अपने इस मुगालते में जी सकता है कि मैं जीत गया हूँ, मगर वो हारा ही होता है। देखा नहीं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही राजस्थान के राजनीति में आपस में झगड़कर शिकस्त खाए राजनेता हैं। गोविंद सिंह डोटासरा से भी मैं कहता हूँ, ये अदावतें नुकसान पहुंचाती है। महात्मा गांधी यूं ही नहीं महान हैं। मगर लौटते हैं मुक्ता राव। अब देखिए, उन्होंने मुक्ता राव जो आरएस टॉपर थी, उन्होंने एक सुसाइड नोट के जवाब में भारत कुमार सैनी जो छलांग लगाकर मर गए इनके अपार्टमेंट से क्योंकि उनका पैसा बकाया था, उनके लिए एक चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में जो गलतियां हैं उसे लोगों ने घेर घेर कर, कोले से घेर घेर कर रेखांकित किया है। अब ये गलतियां क्यों घेर घेर कर रेखांकित किया है, इसे आप समझिए। क्योंकि ये मसला अलग है भारत कुमार सैनी का। भारत कुमार सैनी का मसला गंभीर है कि किसी आरएस अधिकारी के यहाँ वो पेंट हाउस बना रहा हो। और रॉयल ग्रीन्स के आगे वाले फ्लैट में रहती थी आरएस बनने से पहले। अब चूंकि आरएस बन गई थी तो फिर कमाई भी बढ़ गई थी, तो पीछे जाकर वो नया पेंट हाउस बनवा रही थी, जहाँ पर जो बिजनेसमैन था ये सैनी, उसका पैसा बकाया था और पैसा नहीं देने की वजह से और वो परेशान होकर, क्योंकि कर्ज बहुत हो गया था, सुसाइड कर लिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई मीडिया ट्रायल नहीं था, जैसा कि अमित बुढ़ानिया जो डीसीपी हैं वो कह रहे हैं। वो इंसाफ की लड़ाई थी अखबार वालों की। कैसे पुलिस वाले एक मरे हुए बेटे के बाप से ये लिखवा लें कि अब मेरा समझौता हो गया है और इसमें हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, और उसको फाइल में लगा लें। उस पूरे थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए, उस इलाके के एसीपी डीसीपी सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। मगर अफसर की लॉबी मजबूत है। नरेश मीणा ने गुस्से में एक आरएस को एक थप्पड़ मार दिया, पूरी आरएस लॉबी की इज्जत पर आ गई। और मुक्ता राव के खिलाफ सुसाइड नोट लिखकर एक व्यवसायी मर गया, आरएस लॉबी के हलक सूख गए हैं। ये संगठन बनते क्यों हैं? मैं पत्रकारों के संगठनों से भी दूर रहता हूं। पता नहीं ये संगठन इसलिए बनते हैं कि हर गलत काम में बचाव के लिए खड़े हो जाएं, सही काम में तो कोई इनका वक्तव्य ही नहीं आता। ये जो संगठन है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, पेशा के आधार पर, ये सब फर्जियों का एक लास्ट रिजॉर्ट होता है और इससे बचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आरएस संगठन ने देरी कर दी है, इस पे आगे आकर बोलना चाहिए। मगर कोई जा नहीं रहा है वहां, और पुलिस जो घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती है, वो आश्चर्यजनक रूप से इस मुद्दे पर चुप बैठी हुई है। अब चुप बैठने की वजह हमसे बेहतर आप जानते हैं, मगर मैं वो क्यों दिखा रहा था आपको, इसलिए कि मुक्ता राव जब आरएस टॉपर बनी थी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्या कहा था आप सुन लीजिए। राजस्थान तक पर हमने उसे दिखाया था, मुक्ता राव की कापियां दिखाई थी। टॉपर को, और टॉपर ने जो जमा के लिखा है, ना कॉमा की गलती, ना प्रोग्राम की, चार तो पढ़े लिखा, जमा के लिखा।
ये भाई लिख रहा है कितना, ये जमा जमा ये 3 घंटे में किया है, तो ऐसे जमा जमा के लिख के 5 घंटे में भी नहीं कर सकता। एक भी गलती इसमें नहीं है। पूर्णविराम, कॉमा, डॉट, 7 दिन पहले पेपर दे दिया गया स्टॉपर को, जिसका रोल नंबर है 809244, और ये 4 उत्तर पुस्तिकाएं ऐसे हिंदी का जमा जमा दिखता है। अब सुना आपने, एक पेज लिखने में 3-3 गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, मगर परीक्षा में कॉमा और पूर्ण विराम, फुल स्टॉप की भी गलती नहीं। इतना बड़ा अंतर। यही किरोड़ीलाल मीणा ने उस वक्त आरोप लगाया था कि टॉपर को कॉपी पहले दे दी गई थी, मगर क्या सैनी का मर जाना उस इंसाफ को भी दिलवाएगा जो बेरोजगारों के साथ आरएस परीक्षा में हुआ था? क्या किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों की जांच हो पाएगी? खाक हो पाएगी। जब सैनी के मरने की जांच ही नहीं हो रही है तो आरएस की क्या जांच होगी? सारे सैया तो कोतवाल भय बैठे हैं। आप भगवान के भरोसे बैठे रहिए, जाति और धर्म के खांचों में बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहिए। आपकी नियति में यही है। निर्मल चौधरी, इस नेता की सराहना करूंगा मैं। एकमात्र नेता मैं देख रहा था, एकमात्र नेता। अब कहो कांग्रेसियों को कि संविधान बचाओ रैली में घूम रहे हो, कभी मुक्ता राव के लिए भी एक लाइन लिख देते, उसके घर भी किसी को भेज देते, वो सैनी के घर पे, मगर कोई नहीं गया। निर्मल चौधरी की तारीफ करना चाहूँगा मैं कि कम से कम कांग्रेस का एक युवा नेता उस सैनी के लिए खड़ा तो हुआ है जिसने लिखा है सिर्फ किसी को बदनाम करने के लिए ही कोई अपनी जान तक दे सकता है। यह बात हलक से नीचे नहीं उतरती। क्या आत्महत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी बिना न्यायिक ट्रायल के पैसों से समझौते होते हैं, वो भी जब राज्य सरकार में बड़े पदों पर बैठा व्यक्ति संदेह के घेरे में हो? राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी अनदेखी से आवाम में क्या संदेश जा रहा है। सरकार को इस अकाल विधवा हुई पत्नी और अनाथ हुए बच्चों की चिंता तो नहीं है, यह तो स्पष्ट है, पर सरकार को कम से कम जनता को प्रदर्शित होती इस बेरुखी से बिगड़ती छवि की तो परवाह करनी चाहिए। हम न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ हैं। निर्मल चौधरी को हम साधुवाद देते हैं कि कोई तो है जो इस पीड़ित परिवार के लिए एक ट्वीट तक किया, वरना सारे के सारे नेताओं के आंख के आंसू सूख गए हैं। अकेले पत्रकार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सब उनसे नाराज हो जा रहे हैं। लड़ाई जो मैं आपसे कह रहा था कि इंसाफ की लड़ाई कौन कौन लड़ रहा है, इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहले पायदान पे हैं। हालांकि आज अलवर में वो जन सुनवाई कर रहे थे और हाथों हाथ लाइट और बिजली की समस्याओं को लेकर रियलिटी चेक कर रहे थे, जहां पर लोग बता रहे थे कितना परेशान है। मगर ये कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका अगर निभाते रहेंगे और हाथों हाथ जन सुनवाई में दुख दर्द दूर करते रहेंगे तो कांग्रेसियों तुम्हें याद कौन करेगा? यही समस्या है। जो समझाता हूं तो ये नाराज हो जाते हैं कि जो काम इस भीषण गर्मी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं वो काम तुम भी तो कर सकते हो। सवाई माधोपुर में अवैध बजरी के परिवहन में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक महिला के कड़े काटने के लिए मार दिया गया। उन दोनों ही धरना प्रदर्शनों में बाबा डटे रहे इस भीषण गर्मी में, इस उम्र में। ये दिखाता है कि जनता के प्रति जवाबदेही को लेकर वो कितने कृत संकल्प हैं। अगर वो इसी तरह से सक्रिय रहें तो इस भीषण गर्मी में सोने वाले कांग्रेस के नेताओं के लिए कोई जगह बचेगी नहीं। पेपर लीक को लेकर खबर आई है। यूनिक भांभू के घर पर मुनादी कराई गई है, चस्पा किया गया है नोटिस को, और हो सकता है घर को तोड़फोड़ करने की कार्रवाई होगी, संपत्ति को सीज किया जाएगा। कल इसी तरह से एक प्लाटून कमांडर की भी गिरफ्तारी हुई थी सब इंस्पेक्टर मामले में। अब 101 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है
अब शुभ अंक भी आ गया है इस अशुभ काम में। सरकार को जल्दी से कोई फैसला लेना चाहिए कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, वरना इसे लेकर जनता में बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है और ये चुनाव के समय मुद्दे भारी पड़ सकते हैं। अभी तो क्या है, इतनी ज़्यादा वैकेंसियां निकल रही है कि बच्चे आंदोलन के लिए नहीं आ पा रहे हैं, मगर उनके दिलो दिमाग में ये बात है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।